हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 32 सितंबर 2018 को जो आपका मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पूरा मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उसमें 20 क्वेश्चन, पिछला वीडियो आपने देखा होगा जेएल पेरी के प्रीवियस ईयर पेपर वाला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपका, थैंक यू सो मच उसके लिए। और आज हम 30 सितंबर 2018 का सेकंड पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और हम उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर हम चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे हैं। जिन लोगों को चैप्टर पढ़ना है वो प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर्स के वीडियो रखे हुए हैं, उनके चैप्टर्स के वीडियो देख सकते हैं। मेरे अलावा और भी टीचर्स के वीडियो रखे हुए हैं, आपको जिसका समझ में आता है उसका देखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा बोर्ड पर। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांग का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोटि अक्ष कौन सा होता है और भुजांग क्या होता है। तो जो आपके दो अक्ष होते हैं, एक अक्ष होता है एक्स और दूसरा अक्ष होता है वाई। ठीक है, एक अक्ष होता है अपना, ठीक है, तो एक्स ये वाला पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है। पिछले वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। वाई ये नेगेटिव होता है, वाई ये प्लस होता है। लेकिन जो कोटि अक्ष होता है उसको हम बोलते हैं वाई, और भुजांग जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, एक्स अक्ष को बोला जाता है। बस इसमें इतना ही समझना था, बाकी इस क्वेश्चन के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। वहाँ पर पिछली बार क्या दिए थे, हमको कोऑर्डिनेट दिए थे तो हमने इसका यूज़ किया था। ठीक है, तो यानी कि जो कोटि अक्ष है यानी कि वाई, वो भुजांग का क्या है, आधा है। ठीक है, और उसके विपरीत चिन्ह का है, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव है। जब इसको आप सोल्व करते हैं तो क्या बन रहा है, 2y बराबर -x। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड बन रहा है। और आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे कि आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। चिन्ह में विपरीत यानी कि एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब चिन्ह में विपरीत उसने बोल दिया है तो आपके पास में दो ऑप्शन ही बचते हैं, सेकेंड और थर्ड वाला। पहले वाले में दोनों पॉजिटिव है, फोर्थ वाले में भी दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन उसने बोला था कि भुजांग का आधा, इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मेन चीज ये है कि मैथ्स में क्वेश्चन करने से पहले आप उसका बेसिक कंप्लीट कीजिए, आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको तो जनरली 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी आसानी से कर सकता है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 1186 इंटू 298 बराबर में 298 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सिंप्लीफिकेशन में हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करे हैं। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा अगर 1186 में 298 का इंटू करता है और बड़ी वैल्यू लाके फिर 298 से डिवाइड करता है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बराबर में आमने सामने वैल्यू कट जाती है, और अगर प्लस और माइनस का सिंबल नहीं है तो कंसेप्ट क्या बोलता है, बराबर में आमने सामने वैल्यू को काटा जा सकता है यदि प्लस और माइनस का सिंबल नहीं है। अगर हम इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 1186 आ गई, और यही आपके आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, यही है। हल करें यानी कि सिंप्लीफिकेशन का ही ये क्वेश्चन था, और इससे आसान क्वेश्चन तो और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 256 है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया है आपको, 256 दिया है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना दिया है, 256 दिया है। अब नेक्स्ट क्या चीज बोली गई कि उनके वर्गों का बीच का अंतर कितना है, 2,56,000 है। तो उनके वर्गों का यानी कि इनका वर्ग यानी कि x² - y² ये दे रखा है आपका 256,000।
ठीक है। अब आपको बीजगणित का एक फार्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 256000। अब देखो x माइनस वाई की वैल्यू हमको दे रखी है, तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई, ठीक है, इंटू में कितना आ गया 256 बराबर कितना हो गया 256000। जब आपने इसको कट किया तो कितना आया 1000 आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर आगे लेके चलते हैं। अब जब x प्लस वाई की वैल्यू 1000 है, x माइनस वाई की कितनी है 256 है, तो x प्लस वाई जो आया आपका कितना आया 1000 आया, x माइनस वाई कितना आया 256 आया। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड आपने सुना होगा विलोपन, उसका यूज कर सकते हैं। उसका यूज किया तो यहां पर कितना आ गया 2x आया और ये कितना हो गया 1256। जब इससे कैंसिल किया तो x की वैल्यू कितनी आई 628, यानी कि उनमें से एक संख्या कितनी है 628 है। अगली संख्या निकालनी है तो आप यहां पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1000 में से 628 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 में से 628 घटाएंगे तो कितना आएगा 372 आएगा, जो कि आपकी क्या आएगी y की वैल्यू, यानी कि एक संख्या कितनी होगी 628 और दूसरी संख्या कितनी होगी 372, यानी कि दोनों संख्याएं हमने निकाल ली आसानी से। ठीक है, लेकिन इसको निकालने से पहले आपको बीजगणित का एक छोटा सा फार्मूला पता होना चाहिए था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। तो अगला चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो उसको बड़े आराम से पढ़िए, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये आपको अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज का अगर नॉलेज है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैंने प्रतिशत वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें आपको ये चीज बताइए प्रतिशत में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, यानी प्रति यानी कि परसेंट, यानी कि जिसके प्रति यानी कि हर में 100 का भाग लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। तो देखो x का 10% जैसा कि हमको दे रखा है, का मतलब हमने बोर्ड मास में समझा था, यानी कि का मतलब क्या होता है, जहां का आ जाता है वहां पर होता है यानी कि इनटू y के यानी कि इनटू 20% के बराबर है। ठीक है, x का 10% y के 20% के बराबर है, तो आपको निकालना क्या है, x अनुपात y निकालना है। x अनुपात y का मतलब ये है कि x के बटे में y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिससे अनुपात बोला गया है यानी कि x अनुपात y बोला गया है, यानी कि x के बटे में y को बोला गया है। x के बटे में जब y को बोला गया है तो ये सबसे पहले हम काम करते हैं x के बटे में y को लाने का। फिर आपका क्या है 20/100 तो यही है, उधर चला गया तो ये कितना हो गया 100/10, क्योंकि आपको पता है कि बराबर में वैल्यू जो बटे में नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। इसको सोल्व किया तो कितना आया, यहाँ से आया आपका 2/1। 2/1 का मतलब क्या हुआ, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यानी कि x अनुपात y आपका कितना आया 2/1। ठीक है, इसको सोल्व करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या है कि ऑप्शन जो है आपका 1:2 भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 1:2 दिया है, लेकिन आंसर कितना आएगा 2:1 आएगा, क्योंकि वैल्यू x/y पूछी गई है, ना कि y/x पूछी गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया है, फिफ्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। चलिए क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार से है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन जो है वो दिया है हमको 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं, ये हमको चीज निकालना है। देखो एक बोरी है हमारे पास में, जिसमें क्या है
गणित की पाठ्य पुस्तकें रखी हुई है, उसका वजन कितना है? 2 किलो 400 ग्राम। ठीक है, इसको ओरली आप कर सकते हैं। 2 किलो 400 ग्राम की हमारी बोरी है, उसमें एक किताब का वजन हमको 300 ग्राम दे रखा है। अगर एक किताब का वजन 300 ग्राम है तो टोटल कितनी किताबें उसके अंदर रखी गई है? तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। 2 किलो 400 ग्राम, अगर किलो को अगर उसमें हम कन्वर्ट करें ग्राम में, तो 1 किलो बराबर आपका कितना होता है? 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 2 किलो यानी कि कितना हो गया? 2000। ठीक है, प्लस 400 ग्राम अगर जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हो गया? 2400 ग्राम। ठीक है, अगर 2400 ग्राम पूरी टोटल बोरी का वजन है और 300 ग्राम की अगर उसमें एक किताब है, तो देखिए कितनी किताबें रखी जाएगी? 8। कितनी? 8। यानी कि कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें? 8। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है आपका? सेकंड बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आया? अब छठा क्वेश्चन है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस प्रकार से? थेरेसा है, थेरेसा कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, जो भी है, थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए क्या करा? 80,000 रुपए का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, उसने कोई गाड़ी खरीदी है। ठीक है, और उसके लिए क्या किया? 4600 रुपए की महीने की किस्त करवाई। कितने साल तक? 1.5 साल तक। तो उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया? 80,000 तो उसने लिया, लेकिन टोटल कितना रिटर्न किया? तो इसमें 80,000 तो अपनी जगह है, वो तो उसने लोन लिया, लेकिन उसने क्या किया? 4600 रुपए दिए हैं हर महीने, हर महीने। और 1.5 साल में कितने महीने होते हैं? 18 महीने होते हैं। ठीक है, 1 साल में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 6 महीने और इंक्लूड कर देंगे, 1.5 साल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है? सिंपल सा इसका इंटू ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। जब आप इसका इंटू करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 82,800। ठीक है, 18 चंग कितने होते हैं? 108 होते हैं। 8 आ जाएगा, 10 कैरी में आएगा। 18 चौक 72 और 10 कितने हो जाएंगे? 82 हो जाएंगे। यानी कि 82,800 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82,800। किसी को नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं। तो 82,800 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बोला ना सिंप्लीफिकेशन का भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 7वें नंबर का हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। उसमें क्या बोला गया है? प्लस का 172 में से माइनस के 274 घटाइए। ठीक है, तो प्लस का तो क्या दे रखा है? 172 दे रखा है। ठीक है, माइनस करना है माइनस के 274। ठीक है, माइनस करना है, वो माइनस का सिंबल उसके साथ में है, तो एक माइनस और आएगा। माइनस का सिंबल क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, तो 172 में से करना है। तो 172 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 274। अब आप क्या करेंगे? इसको सिर्फ सिंपल सा जोड़ देंगे। 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, 7 और 7 कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया? 4। 446 जो आपका है वो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। और 446 आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन ये प्लस और माइनस आपका क्या करवा सकता था? गड़बड़ करवा सकता था। तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 446 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। अब अगला जो क्वेश्चन है, चुमोत्तर पुस्तकों, ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चुमोत्तर पुस्तकों
एवं 106 कलमों की कुल लागत कितनी है? 1910 रुपये है। जबकि 106 पुस्तकें एवं 74 कलमों की कुल लागत कितनी है? 2230 रुपये है। एक पुस्तक एवं एक कलम की लागत क्या है, ये निकालना है। 74 पुस्तक को मैं लिख रहा हूं P, पुस्तक और 106 कलम की जो टोटल कीमत है वो आपकी कितनी है? 1910 रुपये, यानी कि 1910 रुपये। फिर कितना है? 106 पुस्तकें प्लस कितनी कलम है? 74 कलम है, जिनकी कीमत कुल मिलाकर कितनी बन रही है? 2230 रुपये बन रही है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर वैल्यू लगभग सेम मिल रही है। जब वैल्यू आपकी लगभग सेम मिले तो सबको ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर दीजिए? देखो, आपको विलोपन लगाना है, लेकिन विलोपन में अगर आप वैल्यू कन्वर्ट करने जाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, या फिर इसको डिवाइड करके भी छोटा कर सकते थे हम, लेकिन अगर यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसको प्लस कर दीजिए। इसको प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 180 पुस्तक, 180 कलम, ठीक है, बराबर आपको इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 04, ठीक है। 9 और 2 कितने हो गए? 11, 2 3 और 1 4, ठीक है। 400 4140, ठीक है। अब 180 यहां से मैं क्या कर सकता हूं? कॉमन ले सकता हूं, तो 180, ठीक है, P प्लस K बराबर हो गया 4140, ठीक है। दिख रहा है आपको? ठीक है, यानी कि हम कंटिन्यू नीचे कर सकते हैं। तो 4140 ये इसकी वैल्यू आ गई। 180 से इसको क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। तो एक पुस्तक और एक कलम की कीमत आपकी आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि मैंने क्यों विलोपन में इन दोनों में से किसी एक को इक्वल क्यों नहीं किया? क्योंकि इन दोनों की टोटल क्या बन रही थी? एक जैसी बन रही थी, क्योंकि हम कॉमन ले सकते थे, ठीक है। 180 से इसको डिवाइड किया तो 18 दूनी 36, ठीक है। कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। 18 54, यानी कि एक पुस्तक और कलम की कीमत मिलाकर कितनी आएगी? 23 आएगी। 23 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन रहा है? 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है बोर्ड पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि 2 और 2 दशमलव के बीच एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, ये हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 2 और 2.5 के बीच में आपको निकालना है, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर निकालें तो कितना होगा? 4, इसका निकालेंगे तो कितना होता है? 625 होता है, लेकिन 6.25, यानी कि रूट की वैल्यू जो है आपको इन दोनों के बीच में देखना है। किन दोनों के बीच में देखना है? 4 और 6.25 के बीच में देखेंगे तो रूट की वैल्यू जो 4 और 6.25 के बीच में है, क्योंकि ये रूट में 4 हम लिख सकते हैं तो इसका 2 होता है, ये रूट में 6.25 होगा तो 2.5 आएगा। तो रूट में हमको आंसर दिए हैं, तो रूट में इन दोनों के बीच में वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 22.5 बड़ा हो जाता है, 15.5 भी क्या हो जाएगा? इनकी रेंज से बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट 10 भी बाहर हो जाएगा, बीच में हमको दिखेगा, यानी कि 4 और ये रूट 5 क्या होगा? इन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बन जाएगा? सेकंड नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये शॉर्टकट तरीके से आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम आ गए हैं 10वें क्वेश्चन पर। अब देखो 10वां क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है। 24 डिस्प्ले बोर्ड है जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 1 मीटर है, ठीक है।
एक 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, और बोर्ड की आकृति वैसे तो उसने किस तरीके, ये जो बोर्ड की आकृति है किसकी है, आयत की तरह है। किसकी तरह है, आयत की तरह है, ठीक है। इसमें क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको पूरा मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि 1.5 मीटर हो जाएगी, यानी कि इसकी लंबाई 1.5 मीटर 1.5 मीटर है। जो चौड़ाई आपको दी है, चौड़ाई कितनी दी है, 1 मीटर दी है। कितनी दी है, 1 मीटर दी है, ठीक है। अब आप देखिए किसको फ्रेम करना है, तो आप बोर्ड को देखिए या तस्वीर को जब भी आप देखते हैं तो फ्रेम कहाँ लगाई जाती है, बाहर बाहर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है, बाहर बाहर लगाई जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, आयत है, और जो हमारी फ्रेम लग रही है वो कहाँ पर लग रही है, परिधि पर लग रही है, ठीक है। तो आयत की परिधि का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। परिधि इज इक्वल टू क्या होता है, 2l प्लस बी होता है। कितना होता है, 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई तो 1.5 और एक कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और यहाँ पर भले आप लिख लीजिए 1 प्लस लंबाई हमारी 1.5 थी, इसको 1.5 लिख देते हैं, प्लस 1, ठीक है। तो 2 यहाँ पर कितना हो गया, 2.5 हो गया, तो 2 × 2.5 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि एक डिस्प्ले बोर्ड पर हमको कितनी चाहिए, 5 मीटर चाहिए। एक डिस्प्ले बोर्ड पर हमको 5 मीटर चाहिए, और टोटल हमारे पास में कितने हैं, 24 बोर्ड है। एक बोर्ड पे 5 मीटर लग रही है, तो 24 बोर्ड पर कितने लगेंगे, 120 लगेगी। 120 मीटर की एल्यूमिनियम की पट्टी लगेगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास में कितनी मीटर की लंबी है, 100 मीटर लंबी ही पट्टी है। कितने मीटर लंबी पट्टी है, 100 मीटर लंबी ही पट्टी है। यानी कि हमको 120 में से अगर 100 घटाते हैं यानी कि हमको 20 मीटर और चाहिए। कितना और चाहिए, 20 मीटर की एल्यूमिनियम की पट्टी और चाहिए। और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनता है, फर्स्ट नंबर का बनता है, क्योंकि हमारे पास 100 तो थी, टोटल हमको चाहिए कितनी थी, 120 चाहिए थी। 100 हमारे पास में थी, 120 में से अगर हमारे पास 100 है तो बची कितनी, 20। तो 20 हमको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए उस वर्क के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% वर्ष की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने लिए 10,000 रुपये और 7 साल के बाद ब्याज सहित वो कितना पैसा देगी, ये चीज़ हमको निकालना है। और ये क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर का है, साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ऐसा ही यानी कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, आर यानी कि रेट यानी कि दर, टी यानी कि समय, बटे में क्या होता है आपका 100। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है वैसा रख लीजिए। 10,000 रुपये दिए हैं हमको, कितने दिए हैं, 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। और कितने दर से दिए हैं, 12 की दर से दिए। समय कितना है, 7 साल के लिए दिया है, बटे में हम क्या कर देंगे 100। इसको काटेंगे कितना होगा, 12×7=84 यानी कि 8,400 रुपये उसको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। लेकिन उसको टोटल धन कितना देना है, तो देखो 10,000 रुपये तो उधार लिए थे यानी कि मिश्र धन देना है। मिश्र धन को हम किससे डिनोट करते हैं, अमाउंट यानी कि ए से डिनोट करते हैं। और मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन हमारा कितना था, 10,000 रुपये था, प्लस हमें 8,400 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा। टोटल मिला के हमारा कितना हो गया, 18,400 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये 18,400 रुपये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है, फर्स्ट बनता है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिन्होंने मेरी क्लास
क्यूब रूट वाली देखी है वो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए मैं वापस से इसको कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। 3.824 आपको दिया है और वो बोल रहा है कि घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि क्यूब रूट ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, अब क्यूब रूट के कुछ बेसिक होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जब भी आपको इकाई का अंक अगर 2 दिखाई देता है तो वो 8 लिखना है उसकी जगह। अगर आपको 8 दिखाई देता है तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। अगर 3 दिखाई देता है तो आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है। और अगर 7 दिखाई दे तो आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। इसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाती है हम उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक घनमूल निकालना है, यानी घनमूल का मतलब क्या होता है ये निकालना है आपको, क्यूब रूट। अब यहाँ पे इकाई का अंक हमारा क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, यानी कि हमारे लिए 4 के लिए कोई नियम नहीं है तो हम 4 को एज इट इज लिख सकते हैं। और क्यूब रूट में घात कितनी होती है, 3 घात होती है, इसलिए हम पीछे से क्या करते हैं, 3 डिजिट को छोड़ देते हैं। जब हम 3 डिजिट को छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी पॉइंट पे मत ध्यान दीजिए, 3 डिजिट को छोड़ देते हैं तो आपका कितना आता है, 13 बचता है। अब 13 से छोटा क्यूब किसका होता है, अगर 1 का क्यूब देखा जाए 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब अगर हम देखते हैं, देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब अगर देखा जाए तो 8 होता है और 3 का क्यूब अगर देखा जाए तो 27 होता है। और हमारे पास में क्या है, 13, और 13 से हमको छोटा लेना है तो 13 से छोटा क्यूब किसका होगा, 2 का होगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बचा पॉइंट, तो देखो अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं तो पॉइंट हटने के बाद पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी हम 0 लगाते हैं। देखो 13,824 का तो हमने क्यूब रूट निकाल लिया, यानी कितना होता है, 24 होता है। और 1000 क्यूब किसका होता है, 10 का होता है। और जब आपके बटे में 10 है यानी कि 1 0 है तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ठीक है, बड़े ही आसान लैंग्वेज में मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी है। अगर नहीं समझ में आता है तो क्यूब रूट वाली क्लास जाके देख लीजिएगा, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका श्रेणी का है। श्रेणी में बता देता हूं कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इस प्रकार के श्रेणी का एक टॉपिक है पर्टिकुलर, उसको हम टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो श्रेणी का आपका क्वेश्चन आया है पहले उसको देख लेते हैं। तो श्रेणी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4, 7, 10, फिर 13, और ऐसे आगे बढ़ते हुए वो बोल रहा है कि 9वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा, 9वां पद ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब 9वां पद आपको जब ज्ञात करने की बोल रहा है तो 9वां पद आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो इसमें अंतर इक्वल चल रहा है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 7 में से 4 जाएगा तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस। कितने नंबर दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर दे रखे हैं, आगे बढ़ते जाइए, 3 और बढ़ा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 3 बढ़ा दीजिए, 19 हो जाएगा। फिर 3 बढ़ा दीजिए। ऐसे करके भी आप 9वां पद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर अगर समांतर यानी कि अंतर यदि समान होता है, ठीक है, तो अगर nवां पद ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला एक होता है a + n-1 और ये होता है इंटू d होता है। ठीक है, a का मतलब होता है प्रथम पद, यहां पर प्रथम पद क्या है, 4। ठीक है, प्रथम पद आपका क्या है, 4। आपको ज्ञात क्या करना है, 9वां पद, n का मतलब कि वो n नंबर ऑफ टर्म आपको क्या ज्ञात करना है, 9 माइनस 1 यानी कि 8। डिफरेंस यानी कि डिफरेंस कितने का है, सबके बीच में 3 का है। ठीक है, तो 8 × 24 और 4 कितना हो गया, 28, यानी कि 9वां पद क्या होगा आपका, 28 होगा। समझ में आया। वरना जिसको अगर नहीं भी आती है श्रेणी, तो जब अंतर आपको समान दिखता है तो आप उस अंतर को आगे बढ़ाते जाइए, 9वां पद आपका क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये अगला जो क्वेश्चन है, क्या मुझे ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हर कोई कर सकता है। अब देखिए इसको हम ऑप्शन से ही करने की कोशिश करते हैं। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या सबसे बड़ी है।
देखो एक दे रखा है 2354, 2453, 2345 और 2435। ठीक है, तो 300 से बड़ा तो 400 होता है, यानी कि हमारे 2300 वाले ऑप्शन तो कट गए। अब 2453 और 2435 में से क्या मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, 435 बड़ा होगा या 453 बड़ा होगा? ऑब्वियसली 453 बड़ा होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2453, जो कि आप इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और इसमें समझने जैसी कुछ चीज थी नहीं। ठीक है, अगर इतना भी आपको नहीं आता है तो फिर आप सोचिए कि आप मैथ्स में आपका लेवल क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। टाइम एंड वर्क चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें हमने इस चीज को डिस्कस करी थी। अब ये क्वेश्चन को देखिए आप, यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ये चीज पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, मकादी का क्वेश्चन, यानी कि मजदूर, काम और दिवस का क्वेश्चन। ठीक है, मजदूर, काम और दिवस का क्वेश्चन बोलते हैं। तो मजदूर कितने हैं, 9 मजदूर है। काम क्या है, एक दीवार को बनाना है। कितना समय लग रहा है, 28 घंटे लग रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि समान कार्य को, यानी कि कार्य तो हमारा समान हो गया, कितने 21 घंटे में कार्य करना है तो कितने मजदूर लगेंगे, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, यानी कि 9 × 28, ठीक है, बराबर में x × 21। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे आप तो 7 चौक 28, 7 या 21, 3 से इसको काटा, 3 चौक 12, 3 तिया कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 3 से 9 काटेंगे, 3 बार कटेगा, 3 तिया 9 आएगा। तो 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। x की वैल्यू 12 आई और x हमने क्या माना था, कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, तो 12 मजदूरों की आवश्यकता होगी इस कार्य को 21 घंटे में करने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको काम दिया जाता है, दिवस दिया जाता है और मजदूरों की संख्या दी जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं मजदूर, काम, दिवस, यानी मकादी का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला। अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो देखो, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है अगर थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखते हैं। ठीक है, 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाण वाला एक दरवाजा और 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाण वाली 2 खिड़कियां के फ्रेम 7 मीटर इंटू 6 मीटर परिमाण वाली एक दीवार पर लगाए गए। दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम लागत ज्ञात करें। यदि दीवार के 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए श्रम लागत 4 रुपये है। ठीक है, तो पहले आपको इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि ये क्या है, एक घर है। ठीक है, ये घर कैसा है आपका, आयत की तरह है। ठीक है, 7 मीटर इंटू 6 मीटर वाली है, यानी कि मान लो कि इसकी लंबाई है 7 मीटर और 6 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, उसमें एक दरवाजा लगा हुआ है, यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है, या इस दरवाजे को एक काम करते हैं यहाँ बीच में बना देते हैं, एक दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है, एक दरवाजा लगा हुआ है और दरवाजे का जो परिमाण दे रखा है 1.5 है ना, ये यहाँ पर। ठीक है, 1.5 और 1 मीटर चौड़ा, मान लो 1.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। ठीक है, सॉरी, दरवाजे का आपको दे रखा है 2.5 × 1 का है। ठीक है, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। 2.5 × 1 का तो क्या है, दरवाजा है। एक खिड़की आपकी यहाँ पर लगी हुई है, एक खिड़की मान लीजिए कि यहाँ पर लगी हुई है। इन खिड़कियों का जो है 2 खिड़कियाँ हैं और 2 खिड़कियों का कितना दे रखा है, 1.5 × 1 की खिड़की है। ठीक है, 1.5 और 1। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं इसको। अब यहाँ पर कितना है, 1.5, 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम डायग्राम व्यवस्थित कर देते हैं। हमारा घर थोड़ा ज़्यादा छोटा बन गया है, थोड़ा प्लॉट बड़ा ले लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा घर है जिसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ है, ठीक है, और 2 खिड़कियां लगी हुई है। ठीक है, दरवाजा हमारा कैसा है, 2.5 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है। ठीक है, खिड़की हमारी कैसी है, 1.5 × 1 की, एक खिड़की है 1.5 × 1 की, यानी कि ये 1, ये 1, ये हमारा 1.5। ठीक है, विजिबल है अब तो। ठीक है, अब आपको बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा होगा। एक दरवाजा और 2 खिड़कियां हमने बना ली है। ठीक है, अब जो हमारी जो दीवार है वो पूरी कितने की, 7 × 6 की, यानी कि 7 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी। ठीक है, अगर आपको देखा जाए तो जब हमें क्या करते हैं, हम पेंट करने की बात करते हैं तो पेंट कहाँ करते हैं, दीवार पर करेंगे, परिधि पर तो नहीं करेंगे, दीवार पर करेंगे, यानी कि अंदर जो पूरा एरिया है इस पर करेंगे। ठीक है, और अगर दीवार पर पेंट करेंगे तो क्या खिड़की और दरवाजे को भी उसके साथ पोत देंगे क्या, खिड़की और दरवाजे को तो अलग से पेंट किया जाता है, सिर्फ यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दीवार को पेंट करने की बात हो रही है, यानी कि खिड़की और दरवाजे के एरिया को क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। तो खिड़की और दरवाजे को एरिया को तो छोड़ना पड़ेगा। अब ये आयत है तो आयत का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि बीच बीच का जो एरिया होता है वो हमारा क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल पर ही हमें क्या करना है, पुताई करना है। तो टोटल एरिया कितना बन रहा है, तो एरिया आपका बन रहा है 7 × 6, यानी कि कितना बन रहा है 42 मीटर स्क्वायर। इकाई का जरूर ध्यान रखें, 42 मीटर स्क्वायर आपका क्या है, टोटल एरिया है, कितना है 42 मीटर स्क्वायर। अब देखिए उसमें से अगर हम इस खिड़की का एरिया, एक खिड़की का एरिया निकाले तो कितना आ रहा है, एक खिड़की का एरिया निकाले तो कितना आ रहा है, वही लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 1 × 1.5, यानी कि 1.5 आएगा। ठीक है, और अगर 1.5 मीटर एक खिड़की का आ रहा है, ठीक है, फिर दूसरी खिड़की का कितना आएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, फिर आपका एक दरवाजा है तो 1 × 2.5 का है, तो वो दरवाजे का कितना आएगा, दरवाजे का एरिया कितना आएगा 2.5 आएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, चलिए, तो आपकी एक खिड़की, 2 दूसरी भी क्या है हमारी खिड़की, सेकंड खिड़की, एक खिड़की, 2 खिड़की और ये दरवाजा, इनका टोटल जो एरिया हो रहा है वो कितना बन रहा है 15, 2, 3, 4 और 1, 5.5, यानी कि दरवाजे और खिड़की का जो एरिया है वो हमको छोड़ना पड़ेगा दीवार पोतने के लिए। ठीक है, तो 42 में से आपको कितना 5.5 क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये खिड़की और दरवाजे तो हमको पोतना नहीं है, सिर्फ दीवार पोतना है। तो टोटल कितना बचा, देखो 10 में से 5 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा पॉइंट। ठीक है, 11 में से 5 आएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा 36.5। और 1 मीटर स्क्वायर की आपको लागत दे रखी है कि कितना लग रहा है, 4 रुपये के हिसाब से हमको पेंट करना है। तो पूरा एरिया कितना है 36.5, तो कितने रुपए लग जाएंगे हमारे, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 और 2 कितने हो गए 26 और 4 × 3 = 12 और 2 कितने हो गए 14, 146.0 और 146.0 यानी कि 146 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बनता है फर्स्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेसिक आपको समझना है कि हमें सिर्फ दीवार पोतने की बात की गई थी, खिड़की और दरवाजे से हमको कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हमने उसके एरिया को क्या कर दिया, हटा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली जो दे रखा है आपको 17 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हम। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है आपको क्या दे रखा है, 7 + 4x = आपको दे रखा है 5, और यहाँ पर बटे में दे रखा है कितना -3x + 9, और यहाँ पर बटे में कितना है 20 है।
ठीक है। अब इधर आमने सामने कट सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव का सिंबल नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हमको दिखाई दे गया, तो यानी कि इसको समीकरण को हम यहाँ पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है जैसा कि, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, छोटा कर सकते हैं। अब 4 का आप कुछ नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 सत्तो 28, 4 चौक 16, और ये यहाँ पर x से इंटू होगा तो ये ऐसे आ जाएगा -3x प्लस 9 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए x x के साथ चलेगा और वैल्यू जो है वैल्यू के साथ चलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो 28 माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा -3x, वो माइनस का क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा। अब देखो 16 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन सिंबल किसका आता है, माइनस का आता है, तो -19x आ जाएगा। 28 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 19 बचेंगे, ठीक है। अब 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, ठीक है। और -1 आपका आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट बन रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करना था, हमने समीकरण को सिर्फ सोल्व किया है और x का आंसर लेके आए। देखो अगला क्वेश्चन जो है, अब आपसे ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपको डिस्प्ले बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन को एक बार हम लिख देते हैं, 1068 इंटू 486 इंटू 928 और उसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका बोला एक संख्या होगी जो अंक पर समाप्त होगी, कोई भी संख्या जिस अंक पर समाप्त होती है, जैसे कि ये संख्या 1068, तो 1068 किस अंक पे समाप्त हो रही है, 8 पे हो रही है, यानी कि उसने आपसे ये नहीं पूछा कि इकाई का अंक बताइए, इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संख्या जिस पर अंत होती है यानी कि वो इकाई का अंक ही होता है, यानी कि कुल मिला के हमको क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। और इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए हमें पूरा का इंटू करके स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इकाई के अंक को ही लेते हैं। तो यहाँ से इंटू करा तो कितना आएगा, 8 छंग 48, ठीक है। इस 4 को हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, फिर 8 का इंटू अगर इसमें करते हैं तो कितना आएगा, 64 आएगा, ठीक है। अगर 64 में से भी हम 6 को हटा देते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है, इकाई अंक 4 बचता है, ठीक है। सिर्फ इकाई का ही लेना है, 8 छंग 48, तो मैंने इकाई का अंक क्या लिया, 8 लिया, 48 में इकाई का अंक 8, 4 को रहने दिया, फिर 8 का इंटू 8 पे किया तो कितना है, 64 आया। 6 को नहीं लेंगे हम, 4 को ले लेंगे, अब सिर्फ 4 को ले लेंगे और 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16, और 16 में इकाई का अंक यानी कि किस अंक पे खत्म हो रही है, यानी कि 6 पे हो रही है, और 6 आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसका आंसर जो है आपका कौन सा है, चौथे नंबर का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं जैसा कि, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ा जाए। अब 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आसान और क्या होगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 15 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब और होल स्क्वायर। तो 15 का क्यूब दे रखा है आपको, ठीक है, और डिवाइड करना है 5 के क्यूब से, और उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 15 का क्यूब यानी कि क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 5 इंटू 5, क्यूब का मतलब क्या होता है, घात 3, यानी कि 3 बार लिखना है, और उसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर। इससे कट करेंगे कितना आएगा, 3, इससे करेंगे कितना आएगा, 3, इससे करेंगे कितना आएगा, 3, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का स्क्वायर आप सबको पता है, अगर नहीं याद है तो स्क्वायर वाली क्लास देख लीजिएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, या फिर आप, ठीक है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और लास्ट का क्वेश्चन जो है
ठीक है, आरोही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, यानी कि क्या करना है, बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन ये आपको नॉर्मल संख्या नहीं दी गई है, ये क्या दिया गया है, -3/7। फिर आपको क्या दिया गया है, -5/7। फिर क्या दिया गया है, -8/9। फिर क्या दिया गया है, 8/9 दिया गया है। ठीक है, अब जब हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन वाले टॉपिक में कंसेप्ट निकल कर आता है कि जिसका हर अगर समान हो जाता है, अगर हर समान हो जाए तो जिसका अंश जितना बड़ा वो उतना बड़ा, जिसका अंश जितना छोटा वो उतना छोटा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम इसका एक जैसा अगर इक्वल हर कर दें तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 9 का इंटू करूँ तो 9 7 63 होता है, यहाँ पर 7 का इंटू करूँ तो यहाँ पर 63 बन सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पे 9 × 9 कर देता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ता है, क्योंकि अंश और हर में हम क्या कर रहे हैं, इक्वल का इंटू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, -5/7, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, 9 का इंटू कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, -8/9, तो यहाँ पर मैं 7 का इंटू कर रहा हूँ 63 बनाने के लिए। अंश और हर दोनों में करना है आपको। ठीक है, 8/7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। इसको सोल्व करते हम, कितना आ गया, 9 × 27/9। फिर 9 × 5 = 45/63, यहाँ पर 63 आएगा, सॉरी हमें इंटू नीचे भी करना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56, और फिर कितना आएगा, 63, फिर कितना आएगा, 8/7 सॉरी 56 बटा कितना आएगा, 40, यहाँ पर 9 है, गड़बड़ कर दी हमने, तो यहाँ पर कितना आएगा, 63 आएगा। अब देखिए आपके सारे हर क्या हो गए, समान हो गए हैं, और आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू को, सबसे छोटी वैल्यू को बिठाना है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से आपको बिठाना है। ठीक है, तो देखो जो माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, और जो माइनस में जितना बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, वो प्लस वाला तो हमेशा बड़ा ही होता है। तो यानी कि इसमें छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो -56/63 को बिठाएंगे। ठीक है, फिर हम किसको बिठाएंगे, इससे बड़ा कौन होगा, ये -40/63 होगा। फिर इससे बड़ा कौन होगा, 27/63 होगा, और फिर कौन होगा, 56/63 सबसे बड़ा होगा। और इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है, -56/63, किसको सोल्व करके लाए थे, -8/9 को। तो यानी कि अब यहाँ पर आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड पर दिख रहा है, चलो, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि सबसे ये किसकी वैल्यू है, -8/9 की वैल्यू है। फिर आपका कौन आया, 45 वाला आया, यानी कि -5/7 आया है। फिर कौन आया है, 27 वाला आया, यानी कि फर्स्ट वाला ये -3/7 वाला। फिर आपका लास्ट वाला यानी कि कौन आ जाएगा, 8/9 वाला। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, अगर हम ऑप्शन को चेक करते हैं तो 3rd नंबर का ऑप्शन जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमने पेपर सोल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली बार फिर से आपके सामने आएंगे एक नए पेपर के साथ में, जेल पेरी का। ठीक है, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि अभी तक एग्जाम डेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे की तैयारी जारी रखिए। ठीक है, और आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। और किसी भी अगर चैप्टर के, अगर किसी टॉपिक के क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसका बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के चैनल पर जाकर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बेसिक से पढ़ाया है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।